नमस्कार। आज रविवार है और आपने अभी भी सुनना शुरू किया है साहित्य तक। जी हाँ, और मैं हूँ सारिका पंकज। आपके लिए लेकर आई हूँ आज कहानी गुलशेर खां शानी की लिखी हुई इमारत गिराने वाले। दूसरे कमरे से सारी आहटें आ रही हैं। वो सारी आहटें जो किसी भी परिवार की सुबह के साथ वैसे ही आती हैं, जैसे कि सूरज के साथ धूप, हर घर की सुबह जैसी सुबह, जिसमें किचन की खटपट, चाय के प्यालों की खनक, नलों के चलने और खाली पत्थर पर पड़े पछाड़े खाने का स्वर, या बाथरूम में फ्लश की आवाज। मैं जानता हूं कि वो घड़ी आन पहुंची है, या पहुंची न भी हो तो किसी भी क्षण अचानक पहुंच सकती है। फिर क्या होगा? क्या मैं घबराया हुआ हूं या डर रहा हूं? शायद दोनों ही बातें हो सकती हैं। बहुत मुंह अंधेरे ही मेरी आंखें खुल गई थीं और मुझे अचानक ध्यान आया था कि मैं दूसरे के ड्राइंग रूम में सो रहा हूं। पहले तो मुझे विश्वास ही नहीं हुआ था कि मैं अपने घर के पलंग पर नहीं हूं। बरसों पुरानी आदत के तहत मेरे सिर को नर्म और गुलगुले तकिए पर होना चाहिए था, या फिर मेरी बाहों में पत्नी का सोया हुआ बासी शरीर। लेकिन बरक्स इसके मैं पराए घर के सोफे पर अकेला पड़ा हुआ था और मेरी गर्दन गोल और सख्त तकिए के कारण दुख रही थी। मुझे सख्त प्यास भी लगी थी और हलक में कांटे उगाए थे। असल में सूखे हलक ने ही मुझे वक्त से पहले जगा दिया था। नशा, जिसे मैं खुमार तो बिल्कुल नहीं कह सकता, अभी भी मेरे सारे बदन पर तारी था। सच कहूं तो इसका एहसास मुझे अब हो रहा था कि रात मैंने कितनी शराब पी ली थी। रात, जी हाँ, रात की याद आते ही मेरे शरीर में झुरझुरी सी दौड़ गई और कई पलों तक मेरा शरीर सुन्न पड़ गया था। क्या जो कुछ हुआ था या हो गया वो सच था, या नशे में आए हुए स्वप्न की झिलमिली सी कैफियत पर थी? अभी अंधेरा था। अगर मैंने अपनी घड़ी न देखी होती तो मैं भी यही समझता कि अभी रात है। मैं धीरे से उठा था और हल्की लड़खड़ाहट के बाद पानी की तलाश में किचन की ओर चल पड़ा था, दबे पांव और धीरे। बाहर के दरवाजे को छोड़कर सारा घर खुला पड़ा था। किचन और बाथरूम की बत्ती तो खुली हुई थी ही। अनिल और चंद्रा का कमरा भी वैसा ही था जैसा मैं रात को छोड़कर आया था। पलंग के पास वाली तिपाई पर उल्टे सीधे पड़े कांच के गिलास, नीचे लुढ़की हुई खाली बोतलें और उसके पास उतरी पड़ी चंद्रा की साड़ी, और कमरे की खुली हुई रोशनी में तथा मसले हुए बिस्तर पर बेहोश सो रहे थे पति पत्नी। किचन से दबे पांव लौटते हुए मैं बड़ी देर तक वहां ठिठका रहा था। कई क्षणों तक मैं अपने दोस्त अनिल और उसकी पत्नी चंद्रा के सोए हुए शरीर को देखता रहा था। चंद्रा केवल एक पेटीकोट और ब्रा पहनी हुई थी, बेखबर सो रही थी। उसकी एक औंधी पिंडली घुटने तक खुली थी और उसे उस तरह देखते हुए विश्वास करना कठिन था कि वही रात वाली देह है। मैं ड्राइंग रूम में लौट आया था क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि वहां मैं देखता हुआ पकड़ा जाऊं। फिर मेरे पास इसके सिवा और कोई चारा भी नहीं था कि एक के बाद एक सिगरेट पीऊं, वक्त को गुजरने दूं या सुबह होने का इंतजार करूं। एक बार यह भी मन में आया कि अभी दोनों सो रहे हैं और उठने में देर भी हो सकती है, क्यों न चुपचाप उठकर अपने घर को चल दूं और आने वाले संकट से बच निकलूं। लेकिन फिर ख्याल आया कि मेरी हैसियत के लिहाज से ये कायरता होगी। अनिल मेरा दोस्त था भी और नहीं भी। दोस्त वो इन अर्थों में था कि इधर मेरा सारा वक्त उसी के पास, उसके घर पर गुजरने लगा था, और कारण चाहे जो हो, मैं इधर उसे पसंद भी करने लगा था। नहीं था इस मानी में कि हम दोनों में दोस्ती का कोई आधार नहीं था। वो एक दफ्तर की नौकरी में मामूली सी हैसियत पर जिंदा रहने वाला आदमी, और मैं, मेरा संबंध उस वर्ग से है जिसके स्रोतों के बारे में लोग सांप के पांव का उदाहरण दिया करते हैं। यूं कारोबार के लिहाज से मैं ए क्लास कॉन्ट्रैक्टर हूं। इमारतें गिराने और उठाने का काम करता हूं। लिहाजा अनिल और मेरे वर्ग, हैसियत, शऊर और मिजाज में बड़ा अंतर था। यूं भी अनिल मुझसे हमेशा दबा दबा रहता था और मैं उस पर खूबसूरती से चड्डी गांठे हुए था। हम दोनों इस बात को जानते थे। शायद दोस्ती का कोई आधार हो सकता था तो सिर्फ इतना कि अनिल के अनुसार हम दोनों एक ही जगह के रहने वाले थे। इस शहर को अपने या अपने कारोबार के लिए मैंने यूं ही नहीं चुना था।
शुरू से ही ये मुझे यूं दिलचस्प लगा था कि एक में यहाँ दो शहर हैं या दो शहरों से मिलकर यहाँ एक शहर बन रहा है। एक तरफ पुरानी इमारतों का शहर है तो दूसरी तरफ नई इमारतों का बिल्कुल नया शहर। मुझसे बेहतर कौन जानता है कि पहला जिस अनुपात में टूट रहा है, दूसरा उससे कहीं ज्यादा दिन ब दिन फैलता जा रहा है। यहाँ आने के बाद भी कई साल तक हम लोग एक दूसरे से टकराए नहीं थे। न तो उसे पता था कि मैं शहर में हूं और न मुझे ही अनिल की जरूरत थी। अगर अपने कारोबार के सिलसिले में मैं अनिल के दफ्तर न गया होता तो शायद कभी भी यह नौबत ना आती। दरअसल मैं अपने कारोबार को जिस तरह समझता हूँ, इन दफ्तर वालों को, चाहे वो क्लर्क हों या अफसर, ऐसा नहीं कि कम अच्छी तरह समझता हूँ। तुम डाल तो हम पात पात की चाल मुझे खूब आती है। शायद इसलिए अनिल की गर्मजोशी ने पहले तो मुझे चौकन्ना कर दिया था, लेकिन बाद में ये जानकर मुझे बेहद शर्मिंदगी हुई थी कि वो नहीं था जो मैं उसे समझ रहा था। यही नहीं, मुझ पर और पानी पड़ गया जब उसने दफ्तर के कारोबारी संबंधों को बलाए ताक करके पिछली जगह और उसमें गुजरे हुए दिनों की याद दिलानी शुरू कर दी थी। मैं जानता हूँ आपको तो याद भी नहीं होगा, उसने कहा था, लेकिन मैं पहले ही दिन आपको पहचान गया था। बोला इसलिए नहीं कि बड़े आदमी हैं, जाने आप क्या ख्याल करें। आपको भला क्या ही याद होगा कि हम लोग स्कूल की निचली जमातों में भी साथ साथ थे। याद कीजिए, दोपहर की रिसेस में आपको कच्ची इमली तोड़ तोड़ कर कौन खिलाया करता था। सोचिए और बताइए कि छुट्टी के दिनों में जामुन और अमरूद के बगीचे में गुलेल लेकर आपके साथ कौन भागा भागा फिरता था। मुझे कुछ भी याद नहीं था, न तो जगह की यादें थी न स्कूल की। सच तो ये है कि मुझे इसमें भी शक था कि वो मेरी जगह का रहने वाला था, लेकिन मैंने जाहिर नहीं होने दिया। अब मैं नहीं कह सकता था कि अनिल के घर चलने के आग्रह को सबसे पहले मैंने कैसे और क्यों कर रख लिया। मुमकिन है कि इस तरह मैं अपने बड़प्पन का एक और सबूत देना चाहता था। यह भी मुमकिन है कि मैं उसके बार बार के इसरार से अपना पिंड छुड़ाना चाहता था। बहरहाल कई दिनों और कई आग्रहों के बाद जब मैं उसके घर पहुंचा और अनिल ने अपनी पत्नी चंद्रा को मुझसे मिलाया तो मुझे इस बात का अफसोस हुआ कि मैं इससे पहले उसके यहाँ क्यों नहीं पहुंचा। चंद्रा केवल सुंदर ही नहीं थी, बल्कि अपनी बातचीत, रखरखाव, आंख की मुद्राओं और अंदाज में उदास करने की हद तक खूबसूरत थी। मैं 10 मिनट के लिए गया था, लेकिन पहली बार ही 2 घंटे बाद लौटा और आने वाले 2 दिनों तक परेशान रहा। कहना फिजूल है कि अनिल का महत्व अब मेरी नजर में कई गुना बढ़ गया था। मुझे यह बताने में हरगिज संकोच नहीं कि मैं बेहद कारोबारी और साफ सपाट आदमी हूं। चाहूं या न चाहूं, हर चीज की कीमत मेरे यहाँ इस बात पर तय होती है कि वह जरूरी होने के साथ साथ फायदेमंद है भी या नहीं। स्त्रियों के मामले में भी मेरा दृष्टिकोण 100% यही है। तो मैंने कभी न प्रेम किया न कभी इस मूर्खता पर विश्वास करता हूं। मुमकिन है मेरी बातों से बहुतों को लगे कि मैं बहुत कारोबारी और बनिया ज़हन आदमी हूं, लेकिन अगर ऐसा है भी तो उसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूं। ऐसा मेरे साथ पहले कभी नहीं हुआ था। अजीब बात है कि चंद्रा से मिलने के बाद मेरे भीतर एक खास तरह की उथल पुथल शुरू हो गई थी। जैसा कि मैंने कहा है, मैंने कभी प्रेम नहीं किया, लेकिन लड़कियों या औरतों की मुझे कभी कोई कमी भी नहीं रही। खास वर्ग की औरतें फ्लर्ट करने या सोने के लिए मुझे हमेशा ही मिलती रही हैं। शायद एक आध बार एक स्त्री ने मुझे थोड़े समय के लिए उलझाया भी था, लेकिन बहुत सतही स्तर पर, और बहुत जल्द ही मैं उससे छुटकारा पा गया था। यह पहली बार हो रहा था कि एक मामूली सी औरत मुझे चुनौती की तरह लग रही थी और मेरे भीतर उदासी का रूप लेकर बैठ गई थी। जब मैं उदास रहते रहते हार गया, अपने भीतर की कैद से मुझे घबराहट होने लगी और उसका असर मेरे कारोबार पर पड़ने लगा। इसके अलावा और कोई उपाय नहीं रहा कि इस बला से छुटकारा पाऊं। बस एक दिन मेरी चमचमाती हुई कार उस गली में जाकर खड़ी हो गई जहां अनिल का घर था। दोपहर का वक्त, मैं जानता था कि अनिल दफ्तर में होगा, लेकिन बहाने गढ़ने में मुझे क्या देर लगती है भला। पहले ही दिन चंद्रा घबरा गई।
पर निहायत घरेलू और उल्टे सीधे कपड़ों में मेरे सामने आकर उसका घबराना भी मुझे आकर्षक लगा था। पता नहीं अनिल की गैर मौजूदगी में पहुंचने के मेरे बहाने पर चंद्रा ने कितना विश्वास किया अथवा किया भी या नहीं। बुरा न माने तो एक बात कहूं, कुछ दिनों बाद चंद्रा मुझसे कह रही थी, क्या ये नहीं हो सकता कि आप उनकी मौजूदगी में ही आया करें? क्यों? मैंने अपने फक पड़े रंग को बड़ी मुश्किल से संभाला था। कुछ अच्छा नहीं लगता, दूसरी ओर देखती हुई चंद्रा बड़ी मुश्किल से सिर्फ इतना ही कह पाई थी। मेरा मतलब है, आप तो जानते हैं ना, अनिल के सिवा दुनिया में मेरा कोई नहीं है। कहकर चंद्रा बिल्कुल उदास हो गई थी और मैंने फैसला किया था कि नहीं, खेल का ये रंग खुद मेरे लिए भी खतरनाक हो सकता है। फिर इस रास्ते मेरा इलाज भी नहीं था। मैंने अपना रास्ता यकायक बदल दिया। अब अनिल के सोने में जाने के बदले मैंने शामें ही उसके साथ गुजारनी शुरू कर दी, और चूंकि हर शाम घर पर बिताई नहीं जा सकती, लिहाजा अनिल और चंद्रा को अपनी गाड़ी में लेकर मैं अक्सर बाहर निकल जाया करता। उन्हें मैं उस पॉश रेस्तरां में ले गया जहां अनिल या उस जैसी हैसियत के लोग घुसने की भी हिम्मत नहीं कर सकते। उनके सामने वो इंटरकॉन्टिनेंटल डिशेस रखवाए जिनके उन्होंने नाम भी नहीं सुने थे। हम उन नाइट क्लबों में गए जहां कैबरे गर्ल स्ट्रिप करती है, या फ्लोर शो की आड़ में जहां पुरुष और स्त्रियां दोनों उत्तेजित होते हैं। हमने पी भी और पिलाई भी। अनिल तो एक आध बार नानुकुर करने के बाद शामिल हो गया था, लेकिन चंद्रा को तैयार करने में मुझे और अनिल को काफी मेहनत करनी पड़ी थी। पहले चंद्रा अलफ हो गई थी, मुझसे ज्यादा अनिल पर। इस चक्कर में 2-1 शामें बुरी तरह खराब भी हुई थी। लेकिन मैं जानता हूं कि उस शहर में अनिल जैसी हैसियत और वर्ग के लोगों की नैतिकता आखिर कितने पानी में है। मैंने वही कमजोर नस दबा रखी थी। गोया कि कल रात जो कुछ हुआ वो एक दिन होना ही था। ये एक दिन 2-4 रोज आगे पीछे हो सकता था, या ये भी हो सकता था कि इस तरह न होकर उस तरह होता, या फिर किसी और तरह से होता। बहरहाल सब कुछ इतनी तेजी से, इतनी जल्दी और इतने अनसोचे ढंग से हुआ कि मुझे हैरान होने का भी मौका नहीं मिला। मैं साफ देख रहा था कि बाहर की चंद शामों ने ही हमें एक दूसरे से बेहद बेतकल्लुफ कर दिया है। दूसरे शब्दों में, मैंने उन्हें काफी हद तक खोल लिया था। जैसे अभी पिछली एक शाम को ही हम लोग सोने पार्क के एक बेंच पर बैठे हुए थे और अनिल ने चंद्रा को अचानक मेरे सामने चूम लिया था। जाहिर है कि मैंने जो पौधा रोपा था उसमें फूटने वाली ये पहली कली थी। ये क्या बदतमीजी है। चंद्रा पहले तो हक्की बक्की रह गई, फिर बेतरह बिगड़ते हुए उसने कहा था, क्या हुआ? अनिल ने हंसकर मेरी ओर देखा था। हम लोग पति पत्नी हैं और ये दोस्त हैं। इसके सामने अगर प्यार ही कर लिया तो कौन सी आफत आ गई? अनिल की हंसी हंसी नहीं थी। तभी चंद्रा अचानक उठकर खड़ी हो गई थी। अगरचे मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन मैं खुश था कि अनिल के मुंह में अब मेरी जबान है। मैं ये भी जानता था कि चंद्रा के विरोध और गुस्से के बावजूद वो पार्क वाली शाम अंत नहीं, एक तरह से शुरुआत भर थी। एक ऐसी शुरुआत जिसका मोड़ आखिर मेरे रास्ते में ही आता था। और कल वही हुआ। हम तीनों अनिल के बेडरूम में बैठे पी रहे थे। खाना घर पे ही मंगा लिया गया था। बेडरूम में एक पलंग, एक नीम आरामदेह कुर्सी और एक स्टूल के अलावा और कोई फर्नीचर नहीं था। लिहाजा अनिल और चंद्रा पलंग पर बैठे हुए थे और मैं कुर्सी पर। 2 पैक के बाद 10 बेमानी बातें हुई थीं और फिजूल से मसलों पर बहस करते और चीखते हुए हम लोग देर तक हंसते रहे थे। किसी पराई स्त्री के साथ शराब पीना मेरे लिए कोई नई बात नहीं थी, लेकिन यह अनुभव बिल्कुल नया था कि नशे में स्त्री इतनी उत्तेजक भी हो सकती है। शर्म और शराब का मेल था। चंद्रा अलाव की तरह दहक रही थी। ये भी पता नहीं कि हम लोग कितनी पी चुके थे। रह रह कर अनिल और चंद्रा के शरीर मेरी आंखों में धुंधले और छोटे होते जाते थे। कई बार लगता जैसे हवा में तैरते हुए दूर के शोर की तरह चंद्रा का दहकता चेहरा पास आकर एकाएक लौट जाता है। अनिल बहक रहा था। एक बार कौतुक के बहाने उसने अपने आप को चंद्रा की गोद में लुढ़का लिया था। फिर एकाएक जाने क्या हुआ, चंद्रा को बेशर्मी से चूमते हुए उसने मेरी ओर देखा था और लड़खड़ाती आवाज में बोला था,
तुम वहां क्या कर रहे हो? मैं कहकर झेपी हुई हंसी हंसने लगा था। वो हंसी नहीं थी, मैं नर्वस था। देखा चंद्रा तमतमा कर लाल हो गई थी। ले ले यार, चल एक प्यार तू भी कर ले। क्यों चंद्रा? अनिल ने अभी अपना वाक्य मुश्किल से पूरा किया होगा। मुझे चंद्रा की ओर देखने या उसकी प्रतिक्रिया जानने की न तो जरूरत थी और न फुर्सत। 2 पलों के भीतर पटखनी खाए गेंद की तरह उछलकर मैं सीधे पलंग पर जा पहुंचा था। सहसा पर्दे के पीछे से किसी के पांव और चूड़ियों की आहट सुनाई दी। मेरा जी जोर जोर से धड़कने लगा। क्या सचमुच वो घड़ी आ पहुंची? 2-1 क्षण सांसें रोके मैं उधर देखता रहा। फिर एक लंबी सांस लेकर मैंने सिगरेट जला ली। न चंद्रा थी और न अनिल। बर्तन मांजने वाली बाई थी। साहब उठ गए? मैंने उससे जल्दी से पूछा था। जी। कहाँ है? बाथरूम में है। मेरे सवाल के पहले ही पट से जवाब मिला। और बाई साहब? किचन में। एक पल को लगा जैसे नौकरानी भी सब जानती है। मैं सिगरेट के लंबे लंबे कश खींचने लगा। क्या मैं घबराया हुआ हूं या डर रहा हूं? लेकिन क्यों? कल रात मेरे पलंग पर पहुंचने के बाद अनिल इससे भी लंबे लंबे कश खींचने लगा था। फिर जलती हुई सिगरेट एशट्रे में डालने के बजाय उसने यूं ही फेंक दी थी घबराहट में। और 2 पल के एक टुकड़े में अनिल का ये चेहरा क्या कभी मैं भूल सकता हूं? मेरे लिए सचमुच तजर्बे की बात थी कि किसी चेहरे पर जरा से धक्के में इतने सारे रंग आएं और उतर जाएं। हाँ, सबसे अंतिम और गहरा रंग कुछ वैसा ही था जैसे कोई बच्चा खेल खेल में अनजाने ही जख्मी हो जाए और दर्द से डबडबाई आंखों के बावजूद अपने छोटे से पौरुष के सहारे मुस्कुराने के लिए बेबस हो। मॉर्निंग। अचानक अनिल की आवाज से मैं चौंका। वो सामने पर्दा हटाए खड़ा था, मुझसे चंद कदमों के फासले पर। हाँ, यही वो घड़ी थी जिसके ख्याल से मेरी रूह कांप रही थी और मैं नहीं जानता कि इसका सामना कैसे करूंगा। अपने अंदर फैले सारे तर्कों को मैं जल्दी जल्दी समेटने लगा। मैंने सोच लिया था कि अनिल के आरोप या गुस्से से मुझे किस तरह निपटना चाहिए। पर्दे को छोड़कर जैसे ही वो मेरी ओर बढ़ा, मैं साही की तरह अपने बाल नुकीले कांटे से फुला लिए। अनिल नपे तुले कदमों से आकर मेरे पास खड़ा हो गया और मैंने आंखें उठाकर, क्यों? मुझसे आंखें मिलते ही अनिल बोला, कैसी रही? मैंने उसे बहुत गौर से देखा। माय गुडनेस, उसके होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट भी थी। वैसे तो मुझे खुश होना चाहिए था। अब मैं बिना किसी लानत मलामत के अपनी जीत की खुशी में इतराता हुआ वहां से निकल सकता था। लेकिन हैरत है कि न तो मुझसे उठते बन रहा था और न ही ये मुमकिन था कि मैं वहां बैठा रह सकूं। शायद मुझे धक्का लगा था, कुछ उसी तरह जैसे किसी पुरानी इमारत को गिरवाते हुए एक बार मैं जख्मी हो गया था। कैसे? मुझे नहीं मालूम। मध्य प्रदेश के जगदलपुर में 16 मई 1933 को पैदा हुए गुलशेर खां शानी ने भारतीय समाज और साहित्य को अपनी रचनाओं से गहराई तक प्रभावित किया। 10 फरवरी 1995 को इस दुनिया से विदा होने से पहले उन्होंने अपनी कहानियों, उपन्यास, संस्मरण और निबंध से साहित्य जगत को झकझोर सा दिया। नैतिक मूल्यों के आवरण के बीच छिपी मध्य वर्ग की मान्यताएं किस तरह पैसे की थोड़ी सी चमक देख तार तार हो जाती हैं, उसे आप इमारत गिराने वाले नामक इस कहानी को सुनकर समझ सकते हैं। कालजयी कहानियों की श्रृंखला में मैं सारिका पंकज आपके लिए आज गुलशेर खां शानी की लिखी हुई इमारत गिराने वाले कहानी लेकर उपस्थित थी। अगले रविवार को किसी अन्य शख्स की लिखी हुई कहानी लेकर एक बार फिर से हाजिर रहूंगी। तब तक के लिए दीजिए अनुमति। नमस्कार।